हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। लेके आ गया हूँ मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है विज्ञान। विज्ञान का भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल दोस्त रट लेना है, क्योंकि इससे 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रकाश गमन करती है। आपको बताना है प्रकाश गमन करती है कैसी रेखा में, सीधी रेखा में, असमांतर रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश जो है वो गमन करती है सीधी रेखा में। कैसी रेखा में गमन करती है दोस्तों? सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का चाल या वेग सबसे अधिक होता है किसमें होता है? प्रकाश का चाल या वेग किसमें सबसे अधिक होता है बताइए दोस्त? पानी में, कांच में, केरोसिन में, निर्वात में। अब आपको बिल्कुल याद रखना है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में होता है ना। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश किसका रूप है जल्दी बताइए? ताप का, ऊर्जा का, गैस का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है दोस्तों? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। अब देखिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ बताने के लिए। बताने का मतलब आप सोचेंगे कैसे बताएं, तो बोलिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को अगर आपको आता है तो बोलने का कोशिश करता है कि बोलने से और अच्छे से आपको याद होगा, है ना। 4th नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किरण के समूह या बंडल को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरण के समूह या बंडल को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज, प्रकाश गृह, प्रकाश पथ, या प्रकाश ऊर्जा। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही। प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश पुंज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा निर्वात। अब निर्वात मतलब पता है क्या है? पहले भी आया निर्वात। निर्वात मतलब होता है वैसा जगह जहाँ बिल्कुल खाली हो, कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो कोई माध्यम में, पानी भी ना हो, कोई भी माध्यम ना हो, बिल्कुल खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही प्रकाश की सबसे अधिक चाल भी है ना। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, पानी में प्रकाश की चाल होती है। अब बताना है पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है। जल्दी से सोचिए और जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक से उठाया है। पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? तो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पर नोट करिए, पर याद जरूर कर लीजिएगा। याद बिल्कुल कर लेना, क्योंकि अभी 2022 के मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी टाइम है। अब उस वक्त आप ये सब क्वेश्चन ढूंढेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कॉपी में ये क्वेश्चन लिखे होंगे तो आप बिल्कुल उस वक्त भी रिवाइज कर लीजिएगा और अभी भी याद कर लीजिए, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा, कांच, पत्थर उदाहरण है। चंद्रमा, कांच या पत्थर किसका उदाहरण है दोस्तों? अदीप्त वस्तु का या दीप्त वस्तु का, या फिर अदीप्त और दीप्त दोनों। तो आपको याद रखना है चंद्रमा, कांच और पत्थर उदाहरण होता है किसका? अच्छा, तो पहले आप सोचेंगे कि अदीप्त वस्तु कहते किसको है, तो चलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। दीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं जिसके पास खुद का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है, वैसे वस्तु को हम दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि सूरज, सूरज के पास खुद का प्रकाश होता है, बिल्कुल सूरज के पास खुद का प्रकाश होता है। उसी तरीके से जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, तो ये सभी किस में आएगा? दीप्त वस्तु में आएगा। तो उसका उल्टा होता है अदीप्त वस्तु। मतलब अदीप्त वस्तु में कौन सा आएगा? जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। तो आपको सोचना है चंद्रमा, कांच और पत्थर, क्या उसके पास खुद का प्रकाश होता है? नहीं होता है। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही, नहीं होता। यानी कि ये कौन सा वस्तु होगा? अदीप्त वस्तु होगा। कैसा वस्तु होगा दोस्तों? अदीप्त वस्तु होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दर्पण का कम से कम कितना सतह रज्जित होता है? आपको बताना है
दर्पण का कम से कम कितना सतह रज्जित होता है? रज्जित मतलब हुआ पॉलिश, जो सिल्वर का कोटिंग चढ़ाया जाता है ना वो। तो दर्पण का कितना होता है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सोचा आपने। एक सतह होता है। कितना सतह होता है? एक सतह, क्योंकि दूसरा सतह तो परावर्तक सतह होगा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश जिस सतह से टकराकर लौटती है उसे कहते हैं, यानी कि अभी बताया मैंने, प्रकाश जिस सतह से टकराकर लौट जाए उसको क्या कहेंगे? परावर्तक सतह, अपवर्तक सतह, या फिर उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं इनमें से। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? प्रकाश जिस सतह से टकराकर लौटती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तक सतह कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सूर्य कैसी वस्तु है? सूर्य कैसी वस्तु है? दीप्त वस्तु है, अदीप्त वस्तु है, या फिर दोनों? तो अभी बताया मैंने कि सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जिसके पास खुद का प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता हो वैसे वस्तु को क्या कहते हैं हम? दीप्त वस्तु कहते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही बताया आपने, दीप्त वस्तु कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? कांच मतलब शीशे में प्रकाश की चाल क्या होती है? 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास, 4 ऑप्शन दिए हुए, जल्दी से जवाब दीजिए। जवाब जल्दी से दीजिए, बोलिए जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब सोचा। 11 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होता है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 नियम होते हैं, 2, 3 या 4? बिल्कुल सही, ये तो आप सबने पढ़ा होगा कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ये तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन आता है, आपतन कोण का मान होता है किसके बराबर? आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है दोस्तों? जल्दी से जवाब दीजिए। आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सही, परावर्तन कोण के बराबर। किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसका मान? आपतन कोण का मान। ये आपको याद रखना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। याद रखना है ना, कि दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, अवतल दर्पण को कहते हैं, यानी कि इसमें पूछ रहा है अवतल दर्पण का दूसरा कौन सा नाम हो सकता है? अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, या फिर दोनों, या फिर समतल दर्पण? तो देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को क्या कहते हैं दोस्तों? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। अब बताइए, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बीच रिलेशन बताइए। आप सबने पढ़ा होगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पर तो प्रूफ भी आता है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। क्या होती है? दुगनी होती है। आप सबने पढ़ा है ना, F बराबर R/2 या R=2F। चलिए, 70 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उत्तल दर्पण का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसमें? साइड मिरर, यानी गाड़ी के बगल में जो साइड में मिरर लगा होता है ना, उसमें। 80 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, प्रतिबिंब और वस्तुबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तुबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, यानी रेशियो को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, 4 ऑप्शन है, क्या होगा? प्रधान अक्ष, आवर्धन, फोकस दूरी, या ध्रुव? बहुत बढ़िया, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। किसको? प्रतिबिंब और वस्तुबिंब की ऊंचाई को। चलिए, 90 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का, समतल दर्पण, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। सोलर कुकर में, बहुत बढ़िया, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सारे क्वेश्चंस को आपको पॉज करिए, वीडियो स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप साथ साथ में पॉज करके कॉपी पर नोट करते जाइए और याद जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण में।
20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी नाई लोग जो सैलून में मिरर रखता है वो कौन सा दर्पण रहता है, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। तो कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसमें, दाढ़ी बनाने में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है या फिर उल्टा होता है। तो याद रखना, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कभी भी सीधा ही होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, या उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उपरोक्त दोनों, मतलब वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है। वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्रकाश कैसा तरंग है। जल्दी से बताइए, प्रकाश कैसा तरंग है। क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है, या अल्फा तरंग है, बीटा तरंग, या फिर तीनों। तो याद रखना, प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। तो प्रकाश कैसा तरंग है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। 3 ऑप्शन है, प्रधान अक्ष कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, या मुख्य अक्ष कहते हैं, या फिर दोनों ही कह सकते हैं, ए और सी, यानी कि प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष है। तो याद रखना है आपको, ये सही होगा, यानी कि ए और सी, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष भी कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष भी कहते हैं, है ना। दोनों ही एक ही नाम है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का कौन सा भाग पॉलिश किया होता है। अवतल दर्पण का कौन सा भाग पॉलिश किया होता है, अंदर का या फिर बाहर का। अंदर का या फिर बाहर का। तो याद रखना, अवतल दर्पण का हमेशा जो पॉलिश किया हुआ भाग रहता है वो होता है बाहर वाला। कौन सा वाला, बाहर वाला भाग पॉलिश किया होता है। किसका, अवतल दर्पण का। किसका दोस्तों, अवतल दर्पण का। 26 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का कौन सा भाग रज्जित होता है, यानी कि पॉलिश किया होता है। रज्जित मतलब पॉलिश किया होता है, वही सिल्वर का कोटिंग चढ़ा होता है। तो उत्तल दर्पण का, अभी अवतल दर्पण जाना, अवतल दर्पण में क्या जाना कि बाहर का भाग पॉलिश होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि भीतरी भाग। क्या होगा, भीतरी भाग, यानी कि अंदर का भाग पॉलिश होता है। तो परावर्तक सतह किधर होगा दोस्तों, परावर्तक सतह किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह किधर होगा, बाहर, और पॉलिश किया हुआ भाग अंदर, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा याद रखना आपको कैसा होता है, काल्पनिक और आवर्धित। काल्पनिक और आवर्धित, ठीक है। यानी उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और आवर्धित होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप सबने जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है हमेशा दोस्तों, काल्पनिक होता है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जल्दी से बताइए। अभी वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये तो सबको बता देना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका। अब ये भी क्वेश्चन वापस से रिपीट आया इसका, इसको भी आपको जरूर बताना है, आंसर सही होना चाहिए कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। हाँ बहुत बढ़िया, विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। याद रखना, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का। देखिए दोस्तों, आज का हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। इन सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है ना। आपको सारे क्वेश्चन याद रखना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, बिल्कुल इसी तरीके से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।